Hello, listeners. How are you? I am supposing that you are all fit and fine. But we are doing our chapters tribes, nomads and settled communities. भाई हम अपना जो चैप्टर है हिस्ट्री का क्लास 7 का जनजातियां खानाबदोश और एक जगह पर बसे हुए समुदाय उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं. Then as we have done some points in this chapter, इस चैप्टर में हमने जो कुछ पॉइंट किए हैं उनमें से कुछ हैं जैसे भाई जो ट्राइब्स थे, ट्राइब्स जो हैं वो कौन कौन होते हैं भाई, किस तरह से उनका जीवन होता है. और पुराने टाइम में जो वर्ण व्यवस्था थी उसके बारे में, भाई 4 वर्ण थे हमारे. और जो ये जो ट्राइबल पीपल है, ट्राइबल सोसाइटीज़ थी वो कहाँ रहती हैं, जो कहाँ रहती थी उस समय में भी. और उनका जो जगह है वो किस तरह की थी, बहुत मुश्किल भरी जगह थी. उसके बाद भाई वो ट्राइबल पीपल, ट्राइबल लोग कौन थे जो भी समाजों से, जो शहरों से, गांव से दूर जंगलों में रहते थे, जो इन वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे. इनकी ट्राइबल पीपल की खासियत थी. और ये जो हमारे मैप में हमने डिस्कस किया था अभी कुछ ट्राइब्स के बारे में, जैसे नॉर्दर्न पार्ट्स में कौन कौन थे, गोखर खक्कर मेन थे, जैसे भाई बलोचिस थे. और फिर साउथ में बडगाज, येतराज और मारवाज थे. इस तरह ईस्ट में, वेस्ट में और सेंटर में भी हमने देखा भाई. उसके बाद भाई जो क्लैंस थे उसके, ट्राइब्स के जैसे कुल जो हो गए थे, जैसे कुटुंब जिसको हम कहते हैं. उसके बाद अकबर और जो इनकी जो सेनाओं ने इन पर आक्रमण किए थे, इस किस तरह उन्होंने रोका था भाई. उसके बाद हमने देखा था भाई कुछ जो ट्राइब थे वो अपना व्यापार करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ों को पहुंचाते थे, अपना जीवन यापन करते थे. और इस पिक्चर की हेल्प से हमने देखा था भाई ये जो उसके बाद हमने नोमैड के बारे में पढ़ा था भाई. नोमैडिक पास्चरलिस्ट जो थे वो किस तरह से अपना काम करते थे, गुजारा बसारा करते थे भाई. एक वो भी ट्रेडर्स का भी काम करते थे वो लोग. उसके बाद हमने देखा भाई बंजारा जो लोग हैं, जो आजकल भी हमें देखने को मिल जाते हैं, उनके बारे में भाई पुराने टाइम में किस तरह वो व्यापारियों का काम आसान करते थे, किस तरह चीज़ों को पहुंचाते थे एक जगह से दूसरी जगह. उसके बाद हमने जो किया था भाई, जो सोसाइटी थी, जो समाज था, किस तरह से वो बदल रहा था और नई नई जातियाँ एमर्ज हो रही थी और श्रेणियाँ ऊंच नीच और जो क्रम थे वो किस तरह से विभाजित हो रहे थे, नई नई जातियाँ बन रही थी. अब भाई इसके बाद है भाई क्लोजर लुक गोंड्स. अब भाई जो एक जनजाति थी उसमें से एक जो गोंड नाम की जनजाति थी उसके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे भाई. जो गोंड जनजाति थी, गोंड्स. द गोंड्स लिव्ड इन ए वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना. अब ये जो गोंड थे ये एक बड़े ही विशाल प्रदेश में रहते थे जहाँ पर जंगल ही जंगल थे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल थे. तो ऐसी जगह पर वो रहते थे. जैसे कि भाई हम एक बार मैप में देखें, जो हमारा जो मैप था इस चैप्टर में, इस मैप में दिया गया है भाई, यहाँ देखिए ये जो गोंडवाना है, ये इधर गोंडवाना है. तो मतलब हमारे जो कंट्री का जो मिडल पार्ट है वहाँ पे गोंडवाना था. और ये जो गोंड प्रजाति थी वो वहीं पे रहती थी और इसी से इसका नाम गोंडवाना लैंड पड़ा था भाई. गोंडवाना की ज़मीन पड़ा था इन्हीं इसी जाति के कारण. और कंट्री इनहेबिटेड बाई गोंड्स. अब ये देखिए यहाँ पे बता दिया भाई, द कंट्री इनहेबिटेड बाई गोंड्स, ऐसी ज़मीन जहाँ पर गोंड रहते थे तो उसे गोंडवाना कहा गया था. दे प्रैक्टिसाइज्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन. और वो किस तरह की कल्टीवेशन करते थे, खेती करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, वो स्थानांतरीय कृषि करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने. The large Gond tribe was further divided into many smaller clans.
और जो बड़ी सी एक विशाल जो गोंड जनजाति थी वो छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी, छोटे छोटे कुटुंबों में बटी हुई थी। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपने ज्योग्राफी में भी किया होगा भाई। जब ज़मीन होती है, जहाँ जो भी ज़मीन होती है उस पर जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जंगल वगैरह होते हैं, उनको साफ करके वहाँ पे खेती कर ली जाती है, उसको जला दिया जाता है, वहाँ पे खेती कर ली जाती है। और जब यहाँ पर इस ज़मीन पर जो होते हैं वही जो उपजाऊपन मिट्टी की होती है, जब वो ख़त्म हो जाती है तब वहाँ से वो लोग दूसरी ज़मीन पर चले जाते हैं जहाँ पर और जंगल वगैरह होते हैं, और उनको साफ कर लेते हैं, और फिर वहाँ पर एग्रीकल्चर या फिर कल्टीवेशन की जाती है। तो इस तरह से ये लोग अपनी स्थानांतरित कृषि जिसे हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उस पर निर्भर करते थे भाई। और ये जो गोंड जो प्रजाति थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी थी तो ये अलग अलग छोटे छोटे कुटुंबों में भी आगे बटी हुई थी। ईच क्लैन हैड इट्स ओन राजा और राई, और जो हर एक कुटुंब था, हर एक कबीला था, उसका एक राजा होता था या फिर एक जिसे राय भी कहते थे, ये होता था भाई उसका राजा या राय। About the time that the power of Delhi sultans was declining, a few large Gond kingdoms were beginning to dominate the smaller Gond chiefs. भाई जब दिल्ली सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत थी, उस समय जो दिल्ली के सुल्तानों की ताकत जो घट रही थी, उस समय कुछ जो बड़े गोंड राज्य थे, उन गोंड राज्यों बड़े गोंड राज्यों के सरदारों ने छोटे गोंड राज्यों पर अधिकार करने की कोशिश करने की थी भाई। जो छोटे साम्राज्य जो छोटे कबीले थे उन पे अधिकार करने की कोशिश की थी। The Akbarnama, a history of Akbar's reign, mentions the Gond kingdom of Gad Katanga that had 70,000 villages. भाई जो अकबरनामा था, जो अकबर के शासन काल में जो लिखा गया था अकबर की जीवनी के बारे में, उसके शासन के बारे में, तो उसमें से हमें पता चलता है कि भी जो गोंड साम्राज्य था वो 70,000 गाँव से मिला हुआ गढ़ कटंगा था भाई। मतलब गढ़ कटंगा नाम से जाना जाता था, जिसमें 70,000 गांव थे। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो गोंड साम्राज्य था वो कितना विशाल था, कि भी उसमें 70,000 के गांव थे भाई। The administrative system of these kingdoms was become centralized। और ये जो राज्य थे, जो गोंड साम्राज्य में 70,000 जो गांव थे, इनका जो प्रशासन चलता था वो एक केंद्र से चलता था। मतलब जैसे हमारे देश की एक सेंटर है, कैपिटल है, वैसे ही इनकी भी एक सेंटर हुआ करती थी, एक केंद्र हुआ करता था जहाँ से इन सभी का राज्य चलता था। द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू गढ़s। अब ये जो साम्राज्य था इनका, ये आगे चल के गढ़ों में बटा हुआ था। गढ़ जिसे हम कहते हैं, गढ़, इसमें बटा हुआ था ये। हाँ भाई, ईच गढ़ वाज कंट्रोल्ड बाय ए पर्टिकुलर गोंड क्लैन। और ये जितने भी गढ़ थे ये एक खास तौर के गढ़ के क्लैन से शासित होते थे भाई। क्लैन मतलब कबीला जिसे हम कहते हैं। तो ये एक कबीला या फिर कुल इनको एक नियंत्रित करता था, हर एक गढ़ को। This was further divided into units of 84 villages called चौरासी। और ये आगे चल के ये जो गढ़ थे ये आगे चल के 84 गाँव में बटे हुए थे। 84 गाँव में बटे हुए थे जिन्हें चौरासी कहा जाता है। जैसे भी आजकल भी आपने सुना होगा, जैसे महम 84 तुमने सुना होगा, इस तरह से वो बटे होते थे। मतलब एक ग्रुप बना दिया जाता था जिसमें 84 गांव होते थे, और उस 84 गांव के ग्रुप को गढ़ कहा जाता था।
द चौरासी was subdivided into barhods which were made up of 12 villages each। और उसके बाद ये जो 84 गांव थे उनको भी डिवाइड कर दिया जाता था, उनके भी अलग अलग डिवीजन कर दिया जाता था, भाग कर दिए जाते थे, जिसको कहा जाता था बारहट। और एक बारहट में 12 गांव होते थे। तो इससे हम समझ सकते हैं भाई किस तरह से एक जो पूरा गोंड जो साम्राज्य था वो किस तरह से गढ़ों में बटा हुआ था। ये गढ़ मान लेते हैं हम। और इन गढ़ों में भाई 84 गांव होते थे। तो ये जो 84 मतलब ये पूरा 70,000 विलेजेस हो गए। और इन 70,000 गाँव में 84 विलेज हो गए। इसमें ये भी 84, ये भी 84, ये भी 84, ये हो गए गढ़। ठीक है। और इन गढ़ों को फिर आपस में बांट दिया गया 12 गांव के समूह में। तो ये हो गए 7 इसके पार्ट्स हो गए भी अलग अलग। ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं भाई ये हो गए 12-12 गांव के। ये इस तरह से हर एक आपस में हर एक 12-12 में बटा हुआ था। तो किस तरह से इनका इस साम्राज्य का बंटवारा किया गया था भाई एक व्यवस्थित ढंग से। ठीक है। तो इन्हें कहा जाता था बारहट, जो 12 गांव का एक ग्रुप होता था। द एमरजेंस ऑफ लार्ज स्टेट चेंज द नेचर ऑफ गोंड सोसाइटी। अब ये जो गोंड समाज था इसमें जो बड़े राज्य उत्पन्न हो रहे थे, उद्भव हो रहा था, तो इनका जो समाज जो गोंड साम्राज्य का जो नेचर था, प्रकृति थी, वो भी बदल रही थी। दे आर बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गोट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस। अब भी जो इनकी जो बेसिक चीज़ थी, मतलब इनका जो बेस क्या था भाई, बराबरी का था। यहाँ इनके जो साम्राज्य था इसमें कोई भी ऊंच नीच नहीं था, कोई भी जाति वगैरह नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे भी स्टेट्स बनती गई तो भाई इनमें भी क्या होता गया, जातियाँ बनने लगी और ये जो डिफरेंस था वो आता गया भाई। Brahmins received lands grants from the Gond Rajas and became more influential। अब देखिए भाई जहाँ जिस तरह से ये जो ब्राह्मण थे ये जैसे एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे, जो भी व्यापारी थे या फिर घुमंतु जो लोग थे, तो उनका इन गोंड साम्राज्य में आना जाना हुआ। और इनसे क्या हुआ भाई, जैसे ये ब्राह्मण पहुँचे तो ये जो लोग थे, जो गोंड संप्रदाय था, तो इनमें उनका भाई क्या किया, इन्होंने अपनी ज़मीन उनको देनी शुरू कर दी। भाई आप यहाँ रखिए और अपनी शिक्षाएं लोगों पे बांटिए, मतलब लोगों को शिक्षित कीजिए, अपने विचार आदान प्रदान कीजिए। तो भाई जो उनके राजा हुए थे, जो राय थे उन गढ़ों के, उन बारहट्स के, तो उसमें भाई इन ब्राह्मणों का समावेश होता गया और उससे वो प्रभावित होते रहे। तो भाई क्या हुआ भाई, ये जो राजा थे उनको जमीन देने लगे और उनसे प्रभावित होने लगे। द गोंड चीफ्स नाउ विश्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत्स। अब जो गोंड जो चीफ्स थे, प्रधान जो होते थे, प्रमुख होते थे भाई, उन्होंने आपस में उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने भी इच्छा जाहिर की भी हमें भी राजपूत के रूप में जाना जाए। क्योंकि बाहर के जो लोग थे उनसे जैसे जैसे संपर्क होता गया तो वैसे वैसे उन्हें पता चलता गया भाई राजपूत कौन होते हैं, किस तरह से वो शासन करते हैं। तो उनमें उनके मन में भी ये भावना जागने लगी भाई हमें भी राजपूत कहलाना है। सो अमन दास द गोंड राजा ऑफ गढ़ कटंगा अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ संग्राम शाह। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आता है भाई, जो अमन दास था,
जो गोंड जो राजा था गढ़कटंगा था, गढ़कटंगा का, उसने अपने आप को एक टाइटल दिया, अपने आप को एक उपाधि दी संग्राम शाह की। तो जो अमन दास था उसने कौन सी उपाधि ली? संग्राम शाह की उपाधि ली। His son Dalpat married Princess Durgavati, the daughter of Salbahan, the Chandel Rajput Raja of महोबा। तो भाई उसका जो बेटा था अमनदास का, दलपत, तो उसकी शादी हुई भाई दुर्गावती से। और ये दुर्गावती कौन थी? राजपूत राजा जो महोबा थे, जो मध्य प्रदेश में थे, वही चंदेल राजा थे भाई, ये उसके बेटे से नहीं सॉरी, उसकी बेटी थी ये दुर्गावती। तो भाई उस संग्राम शाह या फिर अमन दास के बेटे से शादी हुई भाई दुर्गावती की। दलपत हाउएवर डाइड अर्ली, ये और ये जो दलपत था दुर्गावती से जिसकी शादी होती है, अमन दास का जो लड़का होता है, ये जल्दी ही उसकी मृत्यु हो जाती है भाई। रानी दुर्गावती वाज वेरी कैपेबल, और ये जो रानी दुर्गावती थी ये एक योग्य औरत थी भाई, बहुत ही, एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर 5 ईयर ओल्ड सन वीर नारायण। और इसका जो बेटा हुआ था वीर नारायण, ये उस समय सिर्फ 5 साल का था। और भाई उस समय क्या होता था भाई, जो वंशज होता था उसी वही आगे जाके शासन संभालता था, वही राजा बनता था। तो क्योंकि ये उस समय छोटा था, तो उसके उसके एवज में अब जो रानी दुर्गावती थी वो शासन करने लगी उस साम्राज्य पर। भाई उसके अंडर हर द किंगडम बिकेम इवन मोर एक्सटेंसिव। और जब ये रानी दुर्गावती शासन चला रही थी उस गोंड साम्राज्य पर, तो भाई ये जो साम्राज्य था ये और भी विशाल हो गया था। इन 1565 द मुगल फोर्सेस अंडर आसफ खान अटैक्ड गढ़कटंगा। अब 1565 में मुगल साम्राज्य में से भी जो आसफ खान था उसने गढ़कटंगा पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि भाई हमने पहले पहले भी पाठ में देखा, जो मुगल सल्तनत थी उसमें देखा भाई, जो मुगल शासन था 1506 ईस्वी से 1526 ईस्वी से शुरू हो गया था। तो मुगलों ने क्या किया भाई, मुगलों ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अलग अलग जगह पे देश के अलग अलग हिस्सों में आक्रमण किया ताकि अपने साम्राज्य को बढ़ा सके। तो इसी तरह उनमें उनमें से एक आसफ खान नाम का जो राजा हुआ था, उसने गढ़कटंगा पर अधिकार करने के लिए उस पर आक्रमण किया भाई। ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाज पुट अप बाय रानी दुर्गावती। और ये जो रानी दुर्गावती थी, गढ़कटंगा की रानी थी, इन्होंने उन मुगलों को भाई भाई प्रतिस्पर्धा की, उनका विरोध किया, डट करके विरोध किया, बहुत ताकत के साथ, बहुत जोश के साथ। शी वॉज डिफीटेड एंड प्रीफर्ड टू डाई रेदर देन सरेंडर। अब भाई क्योंकि जो मुगलों की सेना थी वो बहुत आधुनिक तरह की थी उस समय में, क्योंकि गोला बारूद का यूज हो रहा था। लेकिन ये जो थी भाई गढ़कटंगा की जो सेना थी, क्योंकि ये एक जनजातीय सेना थी, तो उनके पास ऐसे हथियार नहीं थे और ना ही इस तरह की जो विशाल सेना थी, तो इसलिए उसमें युद्ध में उनकी हार हो जाती है। लेकिन ये जो रानी दुर्गावती होती है, इन्होंने हारने की बजाय लड़ना बेहतर समझा, क्योंकि भाई ये बहुत योग्य औरत थी भाई। और इतिहास हमें यही सिखाता है कि भाई हमें हारना नहीं चाहिए, बल्कि जो मुश्किलें होती है उनका डट के सामना करना चाहिए। तो यही काम रानी दुर्गावती ने किया, और उन्होंने हार मानने की बजाय जो उनका रण क्षेत्र था, युद्ध क्षेत्र था, वहाँ पर मृत्यु को अपने गले लगा लिया। हर सन टू डाइड फाइटिंग सून आफ्टर। और उसका जो बेटा था वो भी लड़ाई करते हुए जल्दी ही मारा गया।
गढ़कटंगा वाज ए रिच स्टेट। भाई जो गढ़कटंगा था एक बहुत ही समृद्धशाली राज्य था, क्योंकि भाई जंगल थे, प्राकृतिक वनस्पति की तो वहाँ पे कमी ही नहीं थी, तो इसलिए बड़ा ही समृद्ध राज्य था गढ़कटंगा। इट अर्नड मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू अदर किंगडम्स। अब भाई उसका जो ये चलता था भाई, जो उनका व्यापार था या फिर किस तरह से उनका रूल्स समाज चलता था, तो भी वो क्या करते थे, दे अर्न मच वेल्थ। वो बहुत सारी दौलत कमाते थे। किस तरह से? बाय ट्रैपिंग, पकड़ने से, एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स, जो जंगली हाथी थे उनको पकड़ते और उनको बेच देते थे, बाहर भेज देते थे टू अदर किंगडम्स, दूसरे साम्राज्यों में, क्योंकि भी हाथियों की बड़ी मांग थी राजा की सेनाओं के लिए, तो ये उन जंगली हाथियों को पकड़ते और दूसरे राजाओं को भेज देते थे, जिससे उनको दौलत वगैरह की वो फिर जो दूसरी चीज़ें थी वो मिलती थी। When the Mughals defeated the Gonds, they captured a huge booty of precious coins and elephants। और जब मुगलों ने इन गोंड को पराजित किया, तो उन्हें भी कैप्चर्ड, उन्होंने भाई कैप्चर कर लिया, मतलब जब्त कर लिया, ए ह्यूज बूटी ऑफ प्रेशियस कॉइन्स एंड एलिफेंट्स। भाई उनकी जो लूट थी उसमें क्या क्या उन्हें मिला था? प्रेशियस कॉइन्स, जो कीमती जो सिक्के थे वो, और एलिफेंट्स, जो उन्होंने, जो गोंड संप्रदाय ने हाथियों को पकड़ रखा था वो, तो उन्होंने आपस में लूट लिया भाई, जो मुगल थे उन्होंने। दे अनेक्स्ड अ पार्ट ऑफ द किंगडम एंड ग्रांटेड द रेस्ट टू चंद्र शाह एन अंकल ऑफ वीर नारायण। अब उन्होंने क्या किया मुगलों ने, भाई ये जो गोंड किंगडम थी उसको अपने अधिकार में ले लिया, उस पर कब्जा कर लिया, एंड ग्रांटेड द रेस्ट टू चंद्र शाह एंड अंकल ऑफ वीर नारायण। तो भाई उन्होंने पूरे साम्राज्य पे अधिकार नहीं किया, उन्होंने क्या किया, अपने जो गोंड साम्राज्य था उसका कुछ हिस्सा चंद्रशाह को दे दिया। और ये चंद्रशाह कौन था? अंकल ऑफ वीर नारायण, वीर नारायण का अंकल था भाई, चाचा था। अब ये वीर नारायण कौन था? अभी जैसे हमने पहले डिस्कस किया भाई, रानी दुर्गावती थी, उसका बेटा था, और उसका जो दलपत था, जो रानी दुर्गावती का पति था भाई, तो उसका कोई भाई था ये चंद्रशाह, तो उसको जो गोंड साम्राज्य था उसका कुछ हिस्सा दे दिया गया। उसका कारण ये था कि भाई उसने जीत तो लिया था, लेकिन साम्राज्य को हिस्सा क्यों दिया? क्योंकि भाई वो चाहते थे आगे चल के ये जो चंद्रशाह था ये उनके लिए कोई मुश्किल खड़ी ना करे अगर उसको छोड़ देंगे तो। क्योंकि भाई ऐसा था भाई, ये जो मुगल थे ये चाहते थे भी बिना रोक टोक के, बिना विरोध के हमारा साम्राज्य बना रहे। तो इसलिए उन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए, विद्रोह को ख़त्म करने के लिए चंद्रशाह को कुछ हिस्सा दे दिया उनके साम्राज्य का। Despite the fall of गढ़कटंगा, the गोंड किंगडम survived for some time। लेकिन जो गढ़कटंगा था वो हार गया था, लेकिन भाई इन्होंने पूरी तरह हार नहीं मानी और ये कुछ समय तक टिके रहे, मतलब अस्तित्व में बने रहे। जो गोंड साम्राज्य था जो चंद्रशाह के शासन में आगे थोड़े समय तक और चलता रहा। However, they became much weaker and later struggled unsuccessfully against the stronger बुंदेलास एंड मराठास। लेकिन क्योंकि ये कमज़ोर हो गए थे भाई, इनकी सेना ख़त्म हो गई थी, इनका साम्राज्य ख़त्म हो गया था, तो अब ये कमज़ोर पड़ गए थे और आगे चलकर जो इनसे जो ताकतवर जो सेनाएं थी, साम्राज्य थे जिनमें बुंदेल और मराठा थे, इनसे ये हार जाते हैं और जो गोंड साम्राज्य था वो ख़त्म हो जाता है। तो भाई इस तरह से हमने देखा भी किस तरह से जो गोंड साम्राज्य था वो भाई अस्तित्व में आया और किस तरह से उसका पतन हुआ। तो भाई आज के टॉपिक में बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो भाई मिलते हैं अगले सेशन में एक और नए सब टॉपिक के साथ। तो अगली बार हम पढ़ेंगे द अहोम्स, अहोम के बारे में, जो कि एक और मुख्य
ट्राइब थी भाई पुराने टाइम में, उस समय मुगलों के समय में। तो भाई तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।